जो अपन नगर व्यापारी और शिल्प जन वाले अध्याय के अंदर पढ़ रहे थे, छोटे और बड़े व्यापारी। छोटे और बड़े व्यापारियों में जो अपन पढ़ रहे थे कि बंजारा व्यापारी भी थे, इनके अलावा अनेक व्यापारी और भी थे। गुजराती व्यापारियों के अंदर हिंदू प्लस बोहरा समुदाय के व्यापारी भी थे। ये जो गुजराती के अंदर हिंदू और जो बोहरा व्यापारी जो थे, बोहरा समुदाय के व्यापारी, ये कहाँ से कहाँ तक व्यापार करते थे। व्यापार जो है उस समय लाल सागर के बंदरगाहों व फारस की खाड़ी तक व्यापार करते थे। ठीक है, लाल सागर के बंदरगाह से फारस की खाड़ी तक उस समय वो व्यापार करते थे। ये कपड़े और मसाले का क्या करते थे, व्यवसाय करते थे। ये कपड़े एवं मसालों का व्यवसाय करते। ठीक है, यूरोपीय बाजारों के अंदर ये बाजारों में भारत के बने कपड़े, ठीक है ना, भारत के सूती कपड़े, ठीक है, सूती कपड़े एवं मसालों की अधिक मांग थी। ठीक है, कौन कौन से मसाले, काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ आदि की अधिक मांग थी। लाल सागर के बंदरगाहों से बेचे जाने वाले भारतीय मसाले, लाल सागर के बंदरगाहों से बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े कौन से व्यापारियों के द्वारा खरीदे जाते थे, इतालवी व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते। जैसे भारत के अंदर जो व्यापार समूह के नाम बताए हैं कि बंजारा परिवार के, उनमें भी कल आपको नाना देसाई, ये जो व्यापारी संघ थे वो ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। वैसे ही वहाँ के बंदरगाह से जो व्यापार करते थे उधर के देशों की ओर ले जाने के लिए, तो उन व्यापारियों को क्या है, इतालवी व्यापारियों के द्वारा वो क्या किए जाते थे, खरीदे जाते थे। और वहाँ से वो उन्हें आगे, यानी ये व्यापारी वो उन्हें आगे यूरोपीय बाजारों में पहुंचाते थे। आगे यूरोपीय बाजारों में पहुंचाते। ठीक है, तो यहाँ से वो
तक, भारत से ये कहाँ तक, लाल सागर के बंदरगाहों तक जाता, और वहाँ से वो व्यापारी खरीदते और कहाँ ले जाकर के बेचते थे, यूरोपीय बाजारों के अंदर ले जाकर के बेच देते थे। सोलहवीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। कौन? काबुल। ठीक है ना, काबुल 16वीं शताब्दी में, काबुल 16वीं शताब्दी में राजनीतिक एवं वाणिज्यिक दृष्टि से काबुल जो था वो 16वीं शताब्दी के अंदर राजनीतिक एवं वाणिज्यिक दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया था। अब देखो, भारत के जिन शहरों से व्यापार करने के लिए जो रास्ते बने थे, उनके बीच में जो शहर आ रहे थे, उनमें से कुछ शहर व्यापार की दृष्टि से क्या बनते चले गए, वो महत्वपूर्ण चलते गए। और जैसे जैसे समय बीतता गया तो कुछ जो व्यापारी केंद्र थे वो कमजोर पड़ते गए, और आगे वाले जो क्षेत्र जो थे कुछ अलग, वो क्या है, व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते चले गए। जैसे तंजावुर था, ये आगे जाकर के कमजोर पड़ जाता है, और गुजरात, अहमदनगर, बीदर, ये सब क्या है, वापस पुनः है और महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरते हैं। काबुल और कंधार, काबुल और कंधार रेशम मार्ग, सिल्क रूट, जो मध्य एशिया, भारत से और मध्य एशिया की ओर जाने वाला जो रास्ता था जिससे रेशम का व्यापार होता था, इसे क्या कहा जाता था, सिल्क रूट कहा जाता था। तो काबुल और कंधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। जो हिमालय की तलहटियों से होकर के क्या था, वो गुजरता था। मुख्य रूप से क्या होता था वहां से घोड़ों का व्यापार होता था। मुख्य रूप से घोड़ों का व्यापार होता था। अब देखो, घोड़ों का व्यापार भारत के एक व्यापार समुदाय का नाम दिया था। कौन करते थे सबसे ज्यादा घोड़ों का व्यापार? उस समय के बंजारा व्यापारी समुदाय घोड़ों का व्यापार अधिक करते थे। व्यापार होता था इसी मार्ग से, ठीक है, यानी इस रेशम मार्ग से घोड़ों का व्यापार भी होता था, जो काबुल और कंधार से बिल्कुल जुड़ा हुआ था। काबुल से क्या क्या आते थे? काबुल से मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े, और ताजा फलों का व्यापार, ठीक है। बीदर के शिल्पकार, तांबे और चांदी के जड़ाई के लिए क्या है, काम के लिए कहते हैं प्रसिद्ध थे। जड़ाई के काम के
लिए प्रसिद्ध थे। इसी के कारण इन शिल्प का नाम क्या रखा गया? बिदरी। इसलिए इन शिल्पियों को बिदरी के नाम से जाने लगा, के नाम से जाने लगा। तो उस काल में किन किन के द्वारा जो व्यापार किया जाता था, उस व्यापार के बारे में वो बताया है कि काबुल जो था 16वीं शताब्दी के अंदर राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया। काबुल और कंधार किससे जुड़े हुए थे? उस समय का सबसे प्रसिद्ध जो मार्ग था, रेशम मार्ग, जिसे सिल्क रूट के नाम से जाना जाता था, मुख्य रूप से वहाँ से क्या होते थे? घोड़ों का व्यापार उस मार्ग से होता था। काबुल से क्या? मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े और ताज़ा फलों का व्यापार होता था। बिदर के जो शिल्पकार थे वो सबसे ज़्यादा किसमें माहिर थे? तांबे और चांदी की जड़ाई के लिए प्रसिद्ध थे। इसलिए इन शिल्पियों को किस नाम से जाना जाता था? बिदरी के नाम से जाना जाता था। अब देखो, और इन नगरों के अंदर किन प्रकार के व्यापारियों की आवश्यकता थी? पांचाल। क्या थे? पांचाल जो थे उनको विश्वकर्मा समुदाय के नाम से जाना जाता है। विश्वकर्मा समुदाय। और विश्वकर्मा समुदाय के अंदर कौन कौन सम्मिलित होता है? सुनार, बढ़ई, कसेरे, लोहार और राजमिस्त्री, ये सम्मिलित होते हैं। सालियार एवं केकलर जैसे बुनकर समृद्धशाली समुदाय इनमें बन गए थे। सालियार या कोलार जैसे बुनकर समृद्धशाली समुदाय बन गए थे। वे मंदिरों में, अब ये क्या करते थे? समृद्धशाली क्या बन गए? बुनकर। और ये क्या करते थे? मंदिरों में क्या देते थे? भारी दान दक्षिणा देते थे। मंदिरों में भारी दान दक्षिणा देते थे। मैंने आपको पहले बताया था कि जो मंदिरों का निर्माण करते थे या मंदिरों के अंदर भारी दान करते थे, उन्हें क्या वहाँ से राजस्व लेने का अधिकार उनको होता था। यानी वो करों का क्या करते थे? संग्रहण करते थे। लंबे समय के बाद तंजावुर जैसे नगर कमजोर होते गए। तंजावुर जैसे नगर क्या होते गए? कमजोर होते गए। अहमदाबाद गुजरात जैसे नए व्यापारिक केंद्र बनते गए। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है कि जो बड़े गांवों से नगरों का निर्माण हुआ, जो तीर्थ स्थल से वो नगर बने, और उनमें किस प्रकार से व्यापारी जो थे वो व्यापार करने के लिए आए,
या कुछ स्थायी व्यापारी बने, कुछ नगर नगर घूम करके अस्थायी रूप से व्यापार करने लगे, और उनमें कौन कौन से जातियों के लोगों के द्वारा व्यापार किया जाने लगा, ये आपका इस पैराग्राफ के अंदर बताया गया है। आगे अपन हम्पी, मछलीपट्टनम, सूरत जैसे व्यापारी केंद्रों के बारे में पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक आपको कोई समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। धन्यवाद।